सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 152। ठीक है, अब सेक्शन 152 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 152 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, यानी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है कि हमारा कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन सा होगा, ठीक है, कौन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा वो इस सेक्शन में लिखा है। ठीक है, तो लिखा ऐसा है कि अगर एओए में कोई प्रोविजन नहीं है तो फिर जो भी सब्सक्राइबर हो गए, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स हो गए मेमोरेंडम के, ठीक है, किसके, कहाँ अगर प्रोविजन नहीं होगा, नो प्रोविजन इन आर्टिकल्स, ठीक है, इन आर्टिकल्स किसके रिगार्ड में, फर्स्ट डायरेक्टर के रिगार्ड में, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, कंपनी का जो भी पहला डायरेक्टर होगा उसके बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा ये कि जो भी सब्सक्राइबर होगा, ठीक है, और सब्सक्राइबर कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, ठीक है, क्योंकि कंपनी के सब्सक्राइबर्स कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, उसकी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, उसके बाद में कोई फर्म हो गया, ये लोग भी हो सकते हैं। तो सिर्फ जो इंडिविजुअल है ना वही सब्सक्राइबर बन सकता है, जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है वही फर्स्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर होगा किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसको क्या मान लेंगे, डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर, उसके बाद में अगर समझो, ये तो बाकी सारी कंपनीज के बारे में बात हो गई। अगर ओपीसी कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, ओपीसी है, तो ओपीसी में क्या होगा, ओपीसी में जो उसका इंडिविजुअल मेंबर होगा ना, इंडिविजुअल मेंबर, वो जो सोल मेंबर होता है वही क्या हो जाएगा, उसका भी एमओए का वो हो जाएगा डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। अब ये लोग कब तक फर्स्ट डायरेक्टर बने रहेंगे, जब तक अंटिल डायरेक्टर्स ड्यूली अपॉइंट नहीं हो जाते हैं, अंटिल डायरेक्टर्स ड्यूली अपॉइंटेड। अब ड्यूली अपॉइंटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जनरल मीटिंग में जैसे देखो इस प्रोविजन में जो लिखा है ना, इसको छोड़ के बाकी हमेशा डायरेक्टर है ना जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर कंपनी मिलके अपॉइंट करता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या फिर बीओडी कह लो, और अगर पूरे ऑल सम में कहना है तो कंपनी, ठीक है, कंपनी अपॉइंट करती है डायरेक्टर। मगर यहाँ पे डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हो रहा है, मेमोरेंडम के थ्रू अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी सबसेक्शन 2 इसी के बारे में बात करता है कि हमेशा एवरी डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होगा, जनरल मीटिंग में, हमेशा अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग कौन, बाय कंपनी। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सबसेक्शन 3 बोलता है कि समझो सबसेक्शन के मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, इनको बनना है डायरेक्टर, ठीक है, इनको बनना है डायरेक्टर, बनना है, ठीक है, wants to be director, ठीक है। तो अब कौन सी कंपनी के डायरेक्टर बनना है, इनको बनना है एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर। मगर इनके पास क्या नहीं है, इनके पास नहीं है डीन नहीं है, डीन मतलब क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन मतलब क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनके पास डीन नहीं है। तो क्या ये एबीसी लिमिटेड के डायरेक्टर बन सकते हैं, आंसर इज नो। इनके पास जब डीन होगा, मिस्टर ए के पास डीन होगा, तभी जाके ये डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 यही कहता है कि जिस इंसान के पास, ठीक है, जिस इंसान के पास डीन नहीं है वो डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। ठीक है, इसका लैंग्वेज ऐसा है कि लैंग्वेज थोड़ा आप इतना ध्यान रखना कि
जिस इंसान के पास डीन नहीं है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। दैट्स इट। ठीक है। और डीन किसके अंदर मिलता है? सेक्शन 154 के अंदर। ठीक है। उसके बाद में सबसेक्शन 5 क्या होता है? सबसेक्शन 4 ये कहता है कि एवरी पर्सन, जो भी इंसान डायरेक्टर के लिए अपॉइंट होने वाला है, एवरी प्रपोज्ड पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन प्रपोज्ड टू बी डायरेक्टर, जो इंसान डायरेक्टर बनने वाला है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फर्निश करना पड़ेगा अपना डीन। कहाँ फर्निश करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में। फर्निश मतलब उसको बताना पड़ेगा। डीन होना ही काफी नहीं है, डीन को बताना भी पड़ेगा, यानी कंपनी को बताना पड़ेगा कि देखो मेरे पास डीन है। ठीक है। तो जो इंसान प्रपोज टू बी डायरेक्टर होगा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फर्निश, शैल फर्निश मतलब उसको बताना पड़ेगा कंपनी को। क्या बताना पड़ेगा? अपना डीन। और क्या बताना पड़ेगा? उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे सेक्शन 164 में, सेक्शन 164। और उसको एक और चीज देखो, उसको क्या क्या फर्निश करना पड़ेगा? एक तो डीन फर्निश करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर। कोई भी एक बात याद रखना, जब कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना कंपनी में, तो डीन उसको हमेशा देना ही पड़ेगा, उसको डिक्लेरेशन भी हमेशा देना पड़ेगा, और उसको एक और चीज हमेशा देना पड़ेगा कि उसको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी राइटिंग में। उसको ऑफिस होल्ड करने से पहले पर्सन टू होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर शैल, उसको कंसेंट देनी पड़ेगी, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर इन राइटिंग। कैसे देगा? इन राइटिंग। ठीक है। टू कंपनी, किसको देगा? टू कंपनी। और फिर क्या होगा बताए? फिर होगा, फिर कंपनी जो है ना, कंपनी कंपनी फाइल करेगी कंसेंट को, इसको रजिस्ट्रार 30 डेज के अंदर, विदिन 30 डेज from date of appointment, from date of appointment। ठीक है। अब देखो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये सब सेक्शन 5 सब सेक्शन बोलते क्या है कि अगर आर्टिकल्स में अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो कोई भी प्रोविजन किसके बारे में नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, तो उसके सब्सक्राइबर क्या बन जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। उसके अंदर अगर ओपीसी में नहीं है, तो ओपीसी में अगर फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं है आर्टिकल्स में, तो उसका जो इंडिविजुअल मेंबर होगा मेमोरेंडम का, ठीक है, जो इंडिविजुअल मेंबर सब्सक्राइबर होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइबर मिस किया, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है। और बाकी हमेशा डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट हो गए? जनरल मीटिंग में हमेशा। ये इसको बोलते हैं ड्यूली अपॉइंटेड। इसके बाद में अगर किसी इंसान के पास डीन नहीं है तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि हर इंसान जो भी प्रपोज टू बी डायरेक्टर है शायद फर्निश, उसको क्या फर्निश करना है? एक तो डीन फर्निश करना है और डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर 164, और एक और चीज फर्निश करनी है जो सबसेक्शन 5 में लिखी हुई है कि जो भी पर्सन होल्ड करेगा ऑफिस एज डायरेक्टर, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर देना पड़ेगा इन राइटिंग, किसको? कंपनी को। ठीक है। और कंपनी फिर इसको फाइल करेगी
रजिस्ट्रार के पास कितने दिन के अंदर 30 डेज फ्रॉम लीडर। अब ये कंसेंट जो है, ये कंसेंट इसके कौन से फॉर्म नंबर DIR-2 में फाइल करेगा, DIR-2 में इंटीमेट करेगा। और कंपनी जब रजिस्ट्रार को इंटीमेट फाइलिंग करेगी तो किसमें, फॉर्म नंबर DIR-12, ठीक है। डायरेक्ट कंसेंट को DIR-2 में, और ये जब कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करेगी तो DIR-12 में करेगी, ठीक है। और यहाँ पे इस सबसेक्शन 5 में एक और चीज़ याद रखना कि अगर इंडिपेंडेंट, देखो जब मैंने क्या बोला कि डायरेक्टर है तो उसको 3 चीज़ें हमेशा कंपनी को पहले फर्निश करनी पड़ेगी। एक तो डीन हो गया, एक ये डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, और एक ये कंसेंट हो गया, 3 हो गया। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसको एक और क्या बोलते हैं, उसको वो जब अपॉइंट होगा तब उसको एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो 149(6) की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, ठीक है। ये 4 चीजें याद रखना, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से पहले ये 4 चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसको एक और चौथी चीज चाहिए कि वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, ये उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट में जब उसका अपॉइंटमेंट होगा तब भी देना पड़ेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। और एक और बार और जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, हर साल एनुअल जनरल जो मीटिंग होगी उसमें भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। हर साल जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें भी देना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट के टाइम भी, ये तो पहली बार हो गया। उसके बाद में जब तक वो उसका टर्म चल रहा है, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तब भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। देखो अभी हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंटमेंट के 5 सबसेक्शन तो पढ़ लिए। अभी हम पढ़ेंगे इसी सेक्शन में सबसेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन 152 का सबसेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 152 का सबसेक्शन 6 ये कहता है कि अगर हमारे आर्टिकल्स में ये प्रोविजन डाला हुआ है कि हमारे सारे डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब तो ठीक है, ठीक है। मगर अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड नहीं करता है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स प्रोवाइड नहीं करता है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये सबसेक्शन जिसके बारे में बात कर रहा है, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है कि यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई है कि इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर ऑल, ठीक है, या तो आर्टिकल बोलेगा कि हमारे सारे डायरेक्टर्स रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये है, लायबल है, तब तो ठीक है। मगर अगर आर्टिकल्स, या देखो एक ही हो गया कि हमारे आर्टिकल्स में ये प्रोवाइडेड है कि हमारे सारे डायरेक्टर रिटायरमेंट लेंगे, ठीक है, हर एनुअल जनरल मीटिंग में। कहाँ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर ऑल ठीक है, इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर एट एनुअल जनरल मीटिंग, तब तो ठीक है। अगर समझो और आर्टिकल से नहीं प्रोवाइड किया तो फिर क्या होगा, अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, तो हो जाएंगे नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लायबल टू डिटर्मिनेशन ये हो जाएंगे लायबल टू डिटर्मिनेशन
liable to termination by retirement of a public नहीं of directors by rotation, ठीक है। और सेम 2/3 हो जाएंगे, सेम shall be appointed in company appointed उसी जनरल मीटिंग, ठीक है। अब देखो, अगर देखो अभी यहाँ पे और क्लियरली समझते हैं कि अगर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर सबसेक्शन 6 सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा है, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। तो इसमें 2 पॉइंट्स है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि आर्टिकल्स में सीधा सीधा प्रोविजन दिया हुआ है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए कि हमारे सारे डायरेक्टर्स क्या हो गए, रिटायर हो गए हर एजीएम में, ठीक है। अगर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में आर्टिकल्स में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है तो फिर हम सेकंड पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अनदर हाफ ये कहता है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। रिटायर नहीं हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे डिटर्मिनेशन के लिए। यानी हमको हमारे समझो कि हमारी कंपनी में अगर 3 डायरेक्टर्स थे, ठीक है, 3 डायरेक्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स है, तो 3 का 2/3 लेंगे तो 3 का 2/3 आया 2, यानी 2 डायरेक्टर हम ऐसे चुनेंगे, ठीक है, हम ऐसे चुनेंगे, चूज करेंगे कि ये लायबल, ये रिटायर हो सकते हैं रोटेशन के लिए ये साल, ठीक है, इस एनुअल जनरल मीटिंग में। और सेम 2/3 डायरेक्टर्स को हम ढूंढे कि पता तो चलेगा ना कि किसको, अगर किसी को निकाल रहे हैं तो किसी को लाना भी तो पड़ेगा ना। तो सेम लायबल फॉर उनको डिटरमाइन करेंगे, किसके लिए, रिटायरमेंट के लिए, और सेम अपॉइंटमेंट के लिए भी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए भी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये सबसेक्शन क्या कहता है, उसके बाद में ये सबसेक्शन कहता है कि जो भी फर्स्ट डायरेक्टर जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर ये सिर्फ एप्लीकेबल ऑन किस पे है, एप्लीकेबल ऑन पब्लिक कंपनी, ओनली एंड ओनली ऑन पब्लिक कंपनी, ओके। ओनली एंड ओनली ऑन पब्लिक कंपनीज, ठीक है। हाँ, तो चलो सबसेक्शन 7 क्या कहता है, सॉरी अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सबसेक्शन 6 हो गया, अब सबसेक्शन 6 हुआ नहीं है, अभी इसके आगे वाले पॉइंट कंटिन्यू करता है। इसके आगे फर्दर ये वाला सबसेक्शन क्या कहता है कि जो भी हमारे फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके बाद में जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ठीक है। एक तो हो गई फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एजीएम हुई, उसके बाद जहाँ फर्स्ट एजीएम किसकी, मैंने ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट एजीएम हुई पब्लिक कंपनी की, उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में जो भी सब्सिक्वेंट हर साल जो भी देखो सेकेंड हुई, थर्ड हुई, सब्सिक्वेंट चलती रहेगी ये पीरियड, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये फर्स्ट एजीएम का यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुए, उसके बाद में एवरी सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग में हो जाएंगे 1/3, ये पॉइंट ध्यान रखना कि 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर, सच में यहाँ पे क्या है 1/3 किसमें से दे ढूंढेगी, 2/3 में से, रिटायर बाय रोटेशन हो जाएंगे, ठीक है।
और समझो कि उनका समझो 3 डायरेक्टर थे, समझो 4 डायरेक्टर थे। चलो एक बार रुको, ये सबसेक्शन 6 का सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये बोलता है, ठीक है, क्लॉज ए, ये क्लॉज ए है, क्लॉज बी इतना काम का नहीं है, क्लॉज सी है ये, ठीक है, क्लॉज ए ये बोलता है, क्लॉज सी ये बोलता है। क्लॉज सी क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जहाँ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुए, यहाँ पे कोई भी ये नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी लायबल नहीं होगा रिटायरमेंट के लिए, मगर इसके बाद में जो हर सब्सिक्वेंट एजीएम होगी उसमें 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर्स, यहाँ पे सच का मतलब क्या है कि ये जो 2/3 हमने डिटरमाइन किए ना, इसमें से ही हम 1/3 चूज करेंगे, जो फाइनली क्या हो जाएगा रिटायरमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रूट, यहाँ पे सिर्फ हम डिटर्मिनेशन, यहाँ पे सिर्फ हम डिटरमाइन करेंगे कौन से डायरेक्टर रिटायर हो सकते हैं, और यहाँ पे हम एक्चुअल में रिटायर कर देंगे उनको, एक्चुअल में रिटायर कर देंगे उनको, ठीक है। अब रिटायर करोगे तुम तो समझो अगर कोई कंपनी में 4 डायरेक्टर है, ठीक है, अगर मैं 4 का 2/3 लूँ ना तो कितना आता है, 4 का 2/3 लेती हूँ तो मैं 4 का 2/3 ले लिया मैंने, 2.6 आता है मेरा आंसर, 4 का 2/3, ठीक है, 4 का 2/3 आ गया 2.6 आया। तो अभी देखो 2.6 का एक आधे इंसान को मैं रिटायर कर सकती हूँ, नहीं तो फिर ये इसमें प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर कोई नंबर, कोई भी जो भी डायरेक्टर रिटायर होने वाले वो ना तो 3 आ रहा है, ठीक है, ना तो 3 का मल्टीपल आ रहा है, ना तो 3 आ रहा है, ना तो 3 आ रहा है, ना 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो फिर उसको क्या करेंगे, उसको ना नियरेस्ट टू 1 लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, नियरेस्ट टू 1/3 लेके आएंगे, नियरेस्ट टू 1/3 लेके आएंगे, तो नियरेस्ट टू 1/3 इसका हो जाएगा, नियरेस्ट टू 1/3 हो जाएगा 3, ठीक है, नियरेस्ट टू 1/3 लेके आएंगे, ठीक है, और वो फिर ऑफिस से रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, शैल रिटायर फ्रॉम ऑफिस, ये जो भी हो गया ना, शैल रिटायर फ्रॉम ऑफिस, ओके। अब एक और क्लॉज डी क्या बोलता है, क्लॉज डी ये बोलता है कि पहले आप रिटायरमेंट ये जो डिटरमाइन करोगे, ये डिटरमाइन कैसे करोगे हर जनरल मीटिंग में, कि जो भी लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस उसको चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस होगा सिंस लास्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, उसको सबसे पहले चूज करेंगे। जैसे कि ए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे आपको कि फॉर एग्जाम्पल ए है, ए 1 जैन को हुआ था अपॉइंट, ठीक है, 1 जैन 2020 ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 31 दिसंबर को, 31 जैन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, 2020 को। फिर समझो बी हुआ था अपॉइंट 2019 में लेते हैं, 2019 में लेते हैं, और बी समझो अपॉइंट हुआ था 31 जैन को, ठीक है, और सी अपॉइंट हुआ था 28 फेब को। अब मेरी एनुअल जनरल मीटिंग में मैंने रखी है 15 मार्च को, ठीक है, 2019 में। अब समझो, ठीक है, ये ऐसे मैंने अपॉइंट किए थे। अब तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कौन, इसको सबसे पहले मैंने लास्ट अपॉइंट, देखो क्या बोला, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस लास्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो इसको मैंने सबसे पहले अपॉइंट किया था, तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट तो सबसे पहले रिटायर कौन होगा, ए, उसके बाद कौन होगा, बी, तो 2/3 में को ढूंढना है, तो 2 डायरेक्टर ढूंढना है, ये दोनों को डिटरमाइन करेंगे। सी रिटायर नहीं हो सकता, सी डिटर्मिनेशन टू रिटायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लॉन्गेस्ट इन ऑफिस नहीं है, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस इसका ए और बी का है, ठीक है, तो वैसे ही लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस लास्ट अपॉइंटमेंट। और अगर समझो कि अगर बी भी 1 जैन को अपॉइंट हुआ होता, तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं मैं बताती हूँ, तो फिर हम करते लॉटरी से, लॉटरी से है ना, चीट डालते हैं, फिर चीट में से एक चूज करते हैं, वैसा
who became director on same day. तो इनको कैसे हम करेंगे रिटायर? या तो कोई एग्रीमेंट होगा इनके बीच में, एग्रीमेंट हुआ होगा, तो वैसे एग्रीमेंट अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है, या फिर तो डिटरमाइन बाय लॉट करें। डिटरमाइन बाय लॉट मतलब क्या? लॉटरी से यानी चीट फेंकेगी और फिर जो भी होगा वो, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट क्लॉज है, क्लॉज ई। क्लॉज ई ये कहता है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर होगा, ठीक है, उसको उसकी वैकेंसी भी फुलफिल करनी है, जो कोई किसी दूसरे इंसान से, ठीक है। यानी क्या बोल रहे हैं कि अगर जो भी एनुअल जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर ये रिटायर हो गया, अब उसको क्या करना है? उसकी वैकेंसी को फुलफिल करना है। या तो उसी डायरेक्टर को फिर से अपॉइंट करो या फिर किसी और इंसान को, ठीक है। क्लॉज ई कौन टू क्लॉज यहाँ पे लिखती हूँ। क्लॉज ही क्या कह रहा है कि पर्सन रिटायरिंग, पर्सन डायरेक्टर एट AGM, ठीक है, फिलअप वैकेंसी। कौन फिलअप कर सकता है? या तो वो रिटायरिंग डायरेक्टर खुद या फिर अनदर पर्सन, ओके। अब सबसेक्शन 6 तो खत्म हो गया। सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 7 का क्लॉज है, सबसे पहले ये कहता है कि अगर ये जो भी वैकेंसी हुई है रिटायरमेंट की वजह से, ठीक है, रिटायरिंग डायरेक्टर जो भी रिटायर कर दिया रिटायरिंग डायरेक्टर को, ठीक है, अगर ये फुलफिल नहीं हो, यानी फुलफिल क्या, अगर ये फिल नहीं होती है, ठीक है, फिल नहीं होती कहाँ पे? उस AGM में, तो मीटिंग हो जाएगी क्या? एडजॉर्न मीटिंग होनी चाहिए, एडजॉर्न मीटिंग हो जाएगी, वही ऑन द सेम डे, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, वो सब, ठीक है। एडजॉर्न मीटिंग हो जाएगी ऑन द सेम डे टिल दिस, on the same day in next week at the same time and place। और अगर वो दिन national, if such day is national holiday, if such day is national holiday till the next succeeding day, ठीक है, उसके नेशनल हॉलीडे के बाद में जो भी दिन होगा वो, ठीक है। एट द सेम टाइम एंड प्लेस, ओके। तो क्या बोल रहा है ये क्लॉज कि अगर वैकेंसी हो गई, मतलब वैकेंसी होगी कि जो भी वैकेंसी हो रिटायरिंग डायरेक्टर की वजह से हो गई, और अगर उसने उसको उस AGM में फिल नहीं किया, यानी उसके बदले कोई और डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया या उसी को अपॉइंट नहीं किया, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजॉर्न मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। एडजॉर्न मीटिंग में समझे ना ये वाला पॉइंट कि अगर वैकेंसी हो गई, अगर नहीं कि मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर हो गया रिटायर, और उस AGM में उसकी पोजीशन पे कोई और दूसरा डायरेक्टर या तो अपॉइंट नहीं किया या फिर उसी को अपॉइंट नहीं किया, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजॉर्न मीटिंग हो जाएगी, ठीक है, एडजॉर्न मीटिंग हो जाएगी, ठीक है।
और फिर आगे बोलता है कि इफ एडजॉर्न मीटिंग में भी अपॉइंट नहीं हुआ, एडजॉर्न मीटिंग हो गई और फिर भी वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, या तो वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई या एक्सप्रेसली, या फिर एक्सप्रेसली नॉट रिजॉल्व टू फिल वैकेंसी, टू फिल वैकेंसी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा ये, तो फिर होगा ये दोनों नहीं हुए, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो रिटायरिंग डायरेक्टर था ना, जो रिटायरिंग डायरेक्टर था ना, वही क्या हो जाएगा, डीम टू बी रीअपॉइंटेड, टू बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इफ एडजॉर्न मीटिंग, अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी वैकेंसी को फिल नहीं किया या फिर एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया, एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया इसका मतलब क्या, एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया मतलब कि हमने ये जो भी डायरेक्टर्स थे और शेयर होल्डर्स, उन्होंने ये बोला ही नहीं कि हम अगले मीटिंग में कर देंगे, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में करेंगे या फिर थोड़े दिनों बाद डिसाइड करेंगे कौन वैकेंसी फुलफिल, ये कुछ बोला ही नहीं, इसको डिस्कस ही नहीं किया कि फ्यूचर में भी कब करेंगे। तो फिर क्या मान लेंगे, या तो वैकेंसी फुलफिल नहीं किया, एक्सप्रेसली रिजॉल्व ही नहीं किया कि वैकेंसी को फुलफिल करेंगे, तो फिर रिटायरिंग डायरेक्टर हो जाएगा डीम टू बी रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ठीक है। अब ये कब तक नहीं हो सकता, मतलब डीम टू बी कब नहीं होगा, डीम टू बी 4 केसेस में नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लग जाता है अनलेस, डीम टू बी 4 केसेस में ही नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब सब क्लॉज 1 ये कहता है कि मीटिंग पे, ये जो मीटिंग हुई ना, ये एडजॉर्न मीटिंग, ये मीटिंग पे या फिर या तो ये मीटिंग में और जो प्रीवियस एजीएम हुई या फिर जो प्रीवियस मीटिंग हुई उसमें रेजोल्यूशन पुट किया था, ठीक है, रेजोल्यूशन क्या किया था, पुट एंड लॉस्ट, मतलब रेजोल्यूशन रखा था मगर रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, तो फिर ये डीम नहीं होगा। उसके बाद में कि रिटायरिंग डायरेक्टर ने ही अपनी अनबिलीविंग लिस्ट पास कर दी है, रिटायरिंग डायरेक्टर ही बोल दिया है कि भाई साहब मुझे फिर से है ना डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होना आपकी कंपनी में। रिटायरिंग डायरेक्टर ने क्या बोल एक्सप्रेसली expressed his unwillingness, ठीक है, टू बी रीअपॉइंटेड, कि भाई साहब मुझे फिर से रीअपॉइंट नहीं होना है, ये रिटायरिंग डायरेक्टर ने ही खुद ने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, सब क्लॉज 3 बोल रहा है कि वो क्या हो गया, ही इज डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड का सेक्शन, डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। उसके बाद में सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, कि उसके ऊपर हो गया सेक्शन 162 एप्लीकेबल, सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल। सॉरी, ये सब क्लॉज 5 है, मैं 4 इसके नीचे लिख देती हूँ। 4 क्या बोल रहा है, 4 ये बोल रहा है कि एक हमको उसके रीअपॉइंटमेंट के लिए चाहिए रेजोल्यूशन स्पेशल और ऑर्डिनरी, ठीक है, किसके लिए, टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो देखो ये सेक्शन 152 का सेक्शन 152 का सेक्शन क्या है, सेक्शन 7 सब क्लॉज बी, सॉरी क्लॉज बी, ठीक है। क्लॉज बी क्या बोलता है, क्लॉज स्टार्टिंग करते हैं कि सेक्शन 152 का सेक्शन 152 का सब सेक्शन 7
क्लॉज ए क्या बोल रहा है कि अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की कोई भी वैकेंसी फिलअप नहीं होती है एजी में, तो मीटिंग को हम क्या मानेंगे, एडजॉर्न मीटिंग मानेंगे इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। और एडजॉर्न मीटिंग में भी समझो अगर वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई या फिर एक्सप्रेसली ये रिजॉल्व नहीं हुआ कि हम वैकेंसी को फुलफिल करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर डीम टू बी रीअपॉइंटेड माना जाएगा। मगर ये रिटायरिंग पार्टनर डीम टू बी रीअपॉइंटेड माना नहीं जाएगा अनलेस, ठीक है, कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक नहीं माना जाएगा, ठीक है। या तो क्या हो गया, या तो ये हो गया कि अगर मीटिंग, या तो ये मीटिंग में, या तो एडजॉर्न मीटिंग है, इसके पहले वाली जो एजीएम हुई उसमें रेजोल्यूशन पुट किया था, यानी रेजोल्यूशन रखा था मगर वो पास नहीं हुआ, लॉस्ट हो गया। उसके बाद में या तो रिटायरिंग पार्टनर खुद ने ही उसने एक्सप्रेसली अपनी अनविलिंगनेस को एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे रीअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो गया अंडर सेक्शन 164। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, फोर्थ जो सब क्लॉज ये बोलते हैं कि रेजोल्यूशन हमको इसके अपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए रीअपॉइंटमेंट के लिए, स्पेशली ऑर्डिनरी, क्योंकि हमको प्रोविजन ऑफ द एक्ट को सेटिस्फाई करना है, टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। उसके बाद में सब क्लॉज 5 क्या बोल रहे, सब क्लॉज 5 ये कह रहा है कि सेक्शन 152 इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। हम आगे देखिए कि सेक्शन 152 कहाँ है। अब ये कहा ना कि ये दोनों जो क्लॉजेस है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, ऐसी, ठीक है। सो बाय, अभी हम आगे फिर कभी चालू करेंगे सेक्शन 153। थैंक यू एवरीवन।